मैंने समुद्र द्वारा संसार के चक्कर लगाने की यात्रा जुलाई 1976 में शुरू किया था। मेरी पत्नी का नाम मैरी, मेरे बेटे का नाम जॉन जो केवल 6 साल का था, और मेरी बेटी सुजैन जो केवल 7 साल की थी। वह भी इस यात्रा में मेरे साथ गए। मेरी उम्र उस समय मात्र 35 वर्ष थी। मैं एक बिजनेसमैन था और संसार का चक्कर उसी रास्ते से करना चाहता था जो रास्ता आज से 200 साल पहले जेम्स कुक ने अपनाया था। हम लगभग 16 साल से समुद्र यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं। हमने 23 मीटर लंबी एक बोट बनाई। ये लकड़ी से बनी थी और इसका वजन 30 टन था। ये बहुत ही सुंदर बोट थी और हमने इसे बहुत ही बढ़िया स्किल से बनाया था। इसे पूरा करने में हमें कई महीने लग गए और हमने इस बोट का नाम वेव वॉल्कर रख दिया। यह यात्रा 2,55,000 किलोमीटर की थी और इसे पूरा करने में हमें कम से कम 3 साल तो लगने वाले थे। पहला सफर जो 1,05,000 किलोमीटर का था वो तो बहुत ही मजेदार तरीके से पूरा हो गया। हमने अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से लेके केप टाउन तक का सफर पूरा कर लिया था। लेकिन इस कहानी का भयानक मोड़ इस यात्रा का दूसरा स्टेज था जो 1,50,000 किलोमीटर का था। और जिस ओशन में हम ये यात्रा करने वाले थे वो दुनिया की सबसे खतरनाक ओशन थी। क्या था उस ओशन का नाम? उस ओशन का नाम था साउथ इंडियन ओशन। हमने अपनी सहायता के लिए 2 नाविकों को पकड़ लिया। एक का नाम था लैरी विजिल और दूसरे का नाम था हर्ब सिजलर। एक अमेरिकी था तो दूसरा स्विट्जरलैंड वासी। केप टाउन से चले अभी हमें बस 2 ही दिन हुए थे, लेकिन तेज हवाओं ने हमें परेशान करना शुरू कर दिया था। ये हवाएं कुछ हफ्तों तक लगातार चलती रही, लेकिन वैसे भी ये हवाएं मुझे ज्यादा परेशान नहीं कर रही थी। मुझे परेशान कर रही थी वो बड़ी बड़ी तेज तेज आती लहरें जो मेरे बोट को इधर से उधर हिला रही थी। और मुझे लगता है कि जल्दी हमारे सामने और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। 25 दिसंबर को हम केप टाउन के ईस्ट में 3,500 किलोमीटर तक पहुंचे। मौसम बहुत ही खराब हो चुका, फिर भी हमारे पास उस दिन क्रिसमस ट्री था और हमने बहुत ही यूनिक तरीके से क्रिसमस मनाया। यार मजा तो आ गया और काश ये मौसम भी जल्दी से ठीक हो जाए। बस ये जल्दी से मौसम बदल जाए। और यकीन मानो भगवान ने मेरी सुन ली। मौसम बदल तो गया परंतु अच्छे होने की बजाय बहुत खराब हो गया। 2 जनवरी तक लहरें बहुत बड़ी बड़ी हो गई। जैसे ही लहरें आती हमारी बोट ऊपर उड़ जाती। हमने हवा को कंट्रोल करने के लिए आगे सिर्फ एक ही स्ट्रॉप जिब लगा रखी थी। मैं आपको बता दूं ये हवा को कंट्रोल करने वाला एक पर्दा होता है। यार ये हवाओं की आवाज मेरे कानों में दर्द कर रही है। जहाज की गति को कम करने के लिए हमने स्टॉर्म जिप को नीचे कर दिया। हर एक चीज को हमने रस्सी से कसकर बांध दिया और हम लोगों ने लाइफ राफ्ट और लाइफलाइन रोप भी बांध दी और हमने ऑयल स्किन और ऑयल जैकेट भी पहन लिया। शाम के 6 बज गए थे और ये शाम के 6 बजे पूरा का पूरा एनवायरनमेंट बिल्कुल साइलेंस था। डेडफुल साइलेंस। सब कुछ मानो बिल्कुल शांत हो गया हो। हवाएं बंद हो गई थी। पानी का ऊपर और नीचे जाने वाली लहरों का सफर भी कुछ देर के लिए थम गया था। आसमान काला हो गया था। बादलों के गरजने की आवाज धीरे धीरे आने लगी थी। ये शायद तूफान से पहले की खामोशी। जहाज के पीछे एक बहुत बड़ा काला बादल था। बहुत बड़ा। एक सेकंड। यार ये काला बादल नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी लहर थी जो हमारी तरफ तेजी से बढ़ती जा रही थी। वैसे मुझे लगा कि लहरों की वजह से मेरी नाव ऊपर आ जाएगी, परंतु हुआ ठीक इसका उल्टा। जैसे ही लहर हमारी नाव से टकराई एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरे के पूरे नाव में पानी भर गया। मेरा सर स्टीयरिंग व्हील से जा टकराया और मैं जहाज के बाहर जा गिरा और फिर लहरों में नीचे डूबता जा रहा था। मैं समझ गया था कि मेरी मौत ठीक अब मेरे सामने।
मैं होश खोता जा रहा था। तभी अचानक मेरा मुंह पानी से बाहर आ गया। मेरी बोट ठीक मेरे सामने थी। वो मेरे से कुछ ही मीटर की दूरी पर थी, लेकिन वो जहाज पूरी तरीके से उल्टी हो चुकी थी। फिर अचानक से एक और लहर आई और उसने उस बोट को उछालकर सीधा कर दिया। मेरी लाइफ तो अभी भी जहाज के साथ बंधी हुई थी। मैंने खींचा, पूरी ताकत लगाई मैंने और दोबारा से जहाज पर आ गिरा, लेकिन पानी की लहरें मुझे जहाज के इधर उधर एक गेंद की तरह मानो फेंक रही। मेरे उल्टे हाथ के रिब्स टूट चुके थे, मेरे दांत टूट चुके थे, मेरे मुंह से लगातार खून बहता जा रहा था। मैंने जैसे तैसे स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा ताकि मैं अगली आने वाली लहर को काबू कर सकूं। जहाज के चारों तरफ पानी ही पानी था। जहाज के नीचे भाग में भी पानी बढ़ गया था। तभी नीचे से मुझे आवाज आई, हम डूब रहे हैं। मैं तुरंत अपनी वाइफ को स्टीयरिंग व्हील थमाते हुए कहता हूँ, तुम रुको, मैं नीचे जाता हूँ और उनको देखता हूँ। और मैं खुद नीचे उन्हें देखने चला गया। मैंने नीचे देखा कि लैरी और हर्ब पंप चला रहे हैं। वो पंप से पानी को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। सारा सामान, खिलौने, गहने, पुस्तकें इधर से उधर तैर रही थी। मैं तैरते हुए अपने बच्चों के कैबिन तक पहुंचा। अरे बच्चों, तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा, हम ठीक हैं। बस सिर पर छोटी सी चोट लगी है और शिव की आंखें भी सूज रही हैं। मुझे उनकी बातों पे बुरा तो लगा, पर मैंने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उनके रिएक्ट करने से ज्यादा मुझे इन जगहों से जहां से पानी निकल रहा था उन छेदों को बंद करना था, ताकि मैं पानी को जल्द से जल्द बाहर निकाल सकूं। अगर ये काम जल्दी नहीं किया गया तो बहुत जल्दी ये नाव डूब जाएगी। लेकिन एक दुर्भाग्य था हमारा, वो ये कि बिजली से चलने वाला पंप जो नाव को चला रहा था वो खराब हो गया। लेकिन हमारा सौभाग्य भी था, वो ये कि हमारे पास दूसरा बिजली से चलने वाला पंप था। मैंने उसे बाहरी पाइप के साथ जोड़ दिया और काम शुरू कर दिया, और जल्दी ही बड़े बड़े छेद बंद करने के मैं काबिल हो गया। रात हो गई, पूरी रात भर हमने पानी निकाला है। यकीन मानिए, कोई भी एक सेकंड के लिए सोया नहीं। हमने सहायता के लिए रेडियो सिग्नल तक भेजा, परंतु हमें कोई जवाब नहीं मिला। और जवाब मिलता भी कैसे? हम दुनिया की किसी अलग ही कोने में थे। शिव का सिर बुरी तरीके से सूज चुका था। उसकी आंखें भयानक रूप से काली पड़ चुकी थी। उसकी बाजू पर भी गहरा घाव हो चुका था। अरे, तुमने अपने चोट के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी डैडी। 3 जनवरी की सुबह तक पानी का स्तर काफी हद तक काबू में आ गया था। इस बात को लगभग 15 घंटे बीत चुके थे जब लहरों से हमारा जहाज टकरा रहा था, परंतु हम बच गए थे और अब हम 2-2 घंटे करके आराम से सो सकते थे। परंतु जहाज के निचले हिस्से में अभी भी बहुत सारी मरम्मत की जरूरत थी। हमें नहीं लगता था कि यह बोट ऑस्ट्रेलिया तक भी पहुंच पाएगा। मैंने अपने सभी चार्टों में देखा और मैंने आइडिया लगाया कि ईस्ट में 2 टापू होने चाहिए और जिनमें से एक टापू का नाम एम्स्टर्डम होना चाहिए। 4 जनवरी का दिन था। हम लगातार 36 घंटों से पानी को पंपों की सहायता से बाहर निकाल रहे थे। सुबह 4 बजे हमारे पीछे फिर से काले बादल नजर आने लगे। हवाएं फिर से तूफानी हो गईं और लहरें फिर से ऊंची ऊंची उठने लगी और धीरे धीरे मौसम और खराब होता गया। 5 जनवरी को सिचुएशन और खराब हो गई। सबके सब लोग डरे हुए थे कि शायद अब हम मर जाएंगे। मैं बच्चों को कंफर्ट कराने के लिए उनके पास गया। जॉन ने मुझसे पूछा, डैडी, क्या हम मरने जा रहे हैं? नहीं बेटा, हम मरने नहीं जा रहे हैं। सुनो डैडी, हम मरने से नहीं डरते। यदि हम सब साथ रहें तो हम जीत जाएंगे, और हम मरने से डैडी सच में नहीं डरते। उसके इस जवाब का मेरे पास कोई रिएक्शन नहीं था। मैं खामोश था। उस बात ने मेरे को अंदर से तोड़ दिया।
और मुझे मोटिवेट किया। मैंने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं लड़ता रहूंगा, आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। शाम तक सिचुएशन और भी खराब हो गई और बोट में पानी भरता जा रहा था। हम मौत के बहुत ही नजदीक थे, लेकिन फिर भी हम लगे हुए थे पानी को निकालने में, बोट को चलाने में। ये करते करते 6 जनवरी हो गई। 6 जनवरी की सुबह हम तूफान से बाहर तो निकल आए, पर फिर भी हम कहीं खो चुके थे। हम 1,50,000 किलोमीटर के क्षेत्रफल में कहीं खो चुके थे। मैं ऊपर चार्ट रूम में गया और मैंने मैप्स की स्टडी की। मैं बस इतना जान पा रहा था कि हम 1,50,000 किलोमीटर चौड़ी सागर में मात्र 65 किलोमीटर का एक टापू ढूंढ रहे हैं, जो लगभग नामुमकिन है। मैं ये सब सोच रहा था, तभी मेरी बेटी स्यू मेरे पास आती है और मुझे एक कार्ड थमाती है। डैडी, आप इसे एक बार पढ़िए। मैं उसे खोलता हूँ और उसमें लिखा होता है, डियर डैडी और मम्मी, आप दोनों बहुत ही प्यारे हैं और मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और याद रखिए, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। आप लोग बहुत बहादुर हैं। उस लेटर से मुझे और मोटिवेशन मिला। मैं दोबारा ऊपर गया और मैंने हर्ब से कहा कि नाव को 185 डिग्री घुमा दो। हाँ जी, 185 डिग्री प्रॉपर रोटेट कर दो। मुझे पता है कि 185 डिग्री के बाद शायद हम शाम 5 बजे तक टापू पे पहुंच जाए। और इसी उम्मीद के साथ मैं नीचे आया और थोड़ी देर सो गया। जब मैं जागा तो शाम के 6 बज चुके थे। यार, हम जिस स्पीड से जा रहे हैं अभी तक तो टापू आ जाना चाहिए था। लगता है मैं मिस कर गया। खैर, क्या ही कर सकते हैं। डैडी 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 डैडी, क्या हुआ? क्या हुआ जॉन? क्या हुआ स्यू? डैडी, क्या मैं आपको गोली लगा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, पर हुआ क्या है? क्योंकि कि आप दुनिया के बेस्ट डैडी और बेस्ट कैप्टन हैं। डैडी, हमने एक टापू ढूंढ लिया है। क्या? सच में? ओ माय गॉड, सच में हमने टापू ढूंढ लिया है। मैं जल्दी से ऊपर जाता हूँ और देखता हूँ ठीक हमारे सामने 65 किलोमीटर का एक टापू था और इस टापू का नाम था एम्स्टर्डम। बहुत ही प्यारा टापू। ये टापू मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी थी। हम वहीं रुकते हैं शाम तक और नो डाउट अब हम बच चुके